ऑब्वियसली आएंगी एंटीनेटल केयर के लिए। तो आपसे आप पूछोगे, जनरल हिस्ट्री लोगे, एग्जामिन करोगे और उनको कुछ टेस्ट के लिए लिख दोगे। ठीक है, हम लोग टेस्ट के लिए लिखेंगे। टेस्ट लिखे, टेस्ट लिखने के बाद क्या क्या टेस्ट बोली थी, कॉमन टेस्ट बोली थी, जैसे TCTC, ESR, HB परसेंटेज, HIV, फिर हेपेटाइटिस बी, VDRL, ये सब, आर ब्लड ग्रुपिंग, RH टाइपिंग, ये सब हम लोग दे देंगे। सेकेंड विजिट में जब पेशेंट आएगा, हाँ उसके साथ यूरिन और स्टूल एग्जामिनेशन वो भी करना है। उसके बाद जब सेकेंड विजिट में आएंगे, सब रिपोर्ट्स आप नोट डाउन कर लोगे। ठीक है, उनके पास एक पर्चा होता है हॉस्पिटल में, जो भी फीमेल, अगर कभी आप लोग को, मतलब जैसे लास्ट ईयर में बच्चों को बोलती थी कि आप लोग एक बार हॉस्पिटल में जाना और गायनी की OPD के बाहर, मतलब मैं वो ये नहीं कह रहा हूँ कि मॉडर्न में ही जाना है, आयुर्वेद में भी आप गायनी OPD के बाहर अगर खड़े रहोगे, देखोगे बहुत सारे फीमेल्स काफ़ी भीड़ में खड़ी रहती हैं, उनसे किसी से भी एक से पर्चा लोगे तो देखोगे डेट वाइज पूरा मेंशन किया रहता है। और जो भी टेस्ट वगैरह आती है, जो भी फिजिकल एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं, वो सब कुछ पूरा नोट डाउन रहता है। फर्स्ट विजिट में आई तो ये है, ऐसे ऐसे है, ये रिपोर्ट लाए, ऐसा ऐसा है, पेशेंट की क्या कंडीशन है, सब कुछ लिखा रहता है। वैसे हर बार वैसे लिखा रहता है। तो वो तो हो गया। उसके बाद हम लोग पेशेंट को टीटॉक्साइड के बारे में बात किए थे। टीटॉक्साइड जब प्रेगनेंसी कंफर्म हुआ कि हाँ प्रेग्नेंट है, संग मतलब जब भी पता चला पहला डोज देंगे, और सेकेंड डोज कब देंगे, आफ्टर 1 मंथ। ठीक है, मैं अभी सैटरडे को कहीं एग्जाम लेने गई थी, तो एक बच्चे से पूछा गया था क्वेश्चन कि टीटॉक्साइड का डोज कितना होता है। ठीक है, तो वो बच्चा बोला फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देना पड़ता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब बताई थी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। पूरे प्रेगनेंसी को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहले 3 मंथ्स, सेकेंड ट्राइमेस्टर मीन्स बीच का जो 3 मंथ्स है उसको कहा जाता है, और थर्ड ट्राइमेस्टर मीन्स जो लास्ट के 3 मंथ्स होते हैं उसको थर्ड ट्राइमेस्टर कहा जाता है। तो उस बच्चे ने आंसर किया फर्स्ट ट्राइमेस्टर, लेकिन उसका आंसर एग्जैक्टली ठीक नहीं था। क्यों, ऐसे तो देना चाहिए फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में ही दे देना चाहिए, लेकिन कभी कभी है कि प्रेगनेंसी पता ही नहीं चलता है कि प्रेग्नेंट है। जैसे फर्स्ट जो जो पहली बार प्रेग्नेंट है वो फीमेल्स ऐसे समझ नहीं पाती हैं। मान लीजिए डेट मिस हो गया, मेंस्ट्रुअल डेट मिस हो गया, लेकिन वो लोग सोचते हैं कि हाँ थोड़ा इस बार लेट से आ रहा है, ऐसे ऐसे कुछ अपने आप के बारे में। बहुत सारी फीमेल्स होती है जिनकी इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन होती है, तो वो सोचती है कि 2-2.5 महीने में मेरे पीरियड्स आ रहे हैं, या 1.5 महीने में 2 महीने में आ रहे हैं, तो मुझे कहाँ से वो लोग इस तरफ मतलब ध्यान ही नहीं देती हैं। और कुछ कॉन्शियस है तो वो तो चले ही जाते हैं, और गांव में तो इतना कॉमन हो जाता है कि प्रेगनेंसी काम के बीच में मदर सोच ही नहीं पाती हैं कि हाँ कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। डेट के बारे में भी उनको याद नहीं रहता है कि मेरा लास्ट मेंस्ट्रुअल डेट कितने तारीख को था। तो ये सब कई सारे प्रॉब्लम होता है। तो ले देकर क्या है, जब पता चले आप प्रेग्नेंट है तभी आपको फर्स्ट टीटॉक्साइड का डोज लेना है, उसके आफ्टर 1 मंथ। तो किसी को अगर पता चलता है 3 मंथ्स में, तो वो 3 मंथ्स में ही जाके ले लें, मतलब जब भी पता चले तब भी आपको देना है। ठीक है, समझ में आया? हाँ, एक जी सेकेंड, मैम। ऑफिस में बात कर लीजिए प्लीज। नहीं नहीं, ये ऑफिस है। हाँ, अभी ये फर्स्ट कमरा जो है ऑफिस है। अभी देखिए आ जाएंगे 10 मिनट में स्टाफ। सॉरी, वो आज PhD का भी वाइवा है ना, तो सब इसके लिए आए हुए हैं, मतलब इनके एडमिशन के। अच्छा, तो ये हो गया। उसके बाद उसी के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को आयरन, फॉलिक एसिड और कैल्शियम दे देते हैं। अभी फॉलिक एसिड मैं आपको पर्सनली आप लोग को बोल रही हूँ कि फॉलिक एसिड, आयरन, फॉलिक एसिड और कैल्शियम हम लोग प्रेगनेंसी कंफर्म होते ही मतलब पेशेंट को स्टार्ट कर देते हैं, मतलब मदर को स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अभी क्या है, आप लोग भी जानते हो कि अभी प्रेगनेंसी लगभग मोस्ट ऑफ द केसेस में आप लोग देखोगे कि प्रेगनेंसी क्या होती है, प्लान बेस्ड होती है। ठीक है, प्लान बेस्ड मतलब समझे, प्लान बेस्ड मतलब बता सकते हो? हाँ बताओ। होता है। हाँ, सॉरी राहुल, मुझे समझ नहीं आया। राहुल मुझे समझ नहीं आया, कोई और बोलेंगे? मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो मैम। यस मैम। हाँ हाँ हेलो हाँ हाँ। मैम, प्लान पे ये होता है कि
हमें पहले से दिन तारीख सब मतलब शेड्यूल के हिसाब से पता चल जाता है कि इस नहीं तारीख नहीं को इतने मतलब। नहीं नहीं, ये नहीं, ये तो एक होता ही है कि वो मैम, तो। हाँ दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कि हाँ, ये सही बोल रहे हैं आप, पुष्पांजलि ना, पुष्पांजलि ने सही कहा। श्रवण, आप जो बोल रहे हो जी मैम। वो भी, वो तो हम लोग को ऐसे ही पता चलता है जैसे एंटीनेटल केयर में, एएनसी में जब हम लोग जाते हैं तो वो पता चल जाता है कि लास्ट डेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जैसे उसको एलएमपी कहते हैं, लास्ट डेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, उसको करके कैलकुलेट करके एक 9 मंथ्स के बाद कब डिलीवरी होगी वो डेट आती है। लेकिन अभी जो पुष्पांजलि ने कहा कि अभी क्या है ना कि पहले के जैसे बहुत सारे बच्चे हो जाते थे, अनप्लैन्ड वे में होते थे, लेकिन जब से फैमिली प्लानिंग वाला कॉन्सेप्ट आ गया है, इसके बाद हम लोग फैमिली प्लानिंग भी पढ़ेंगे कि मेथड्स क्या क्या है। तो उसमें क्या है ना, उस टाइम में क्या होता है कि हम लोग ये पहले से प्लान करते हैं कि हाँ, आफ्टर मैरिज देखना ना कि सब लोग बोलते हैं कि नहीं अभी नहीं बच्चा लेना है, 2 साल बाद लेंगे, 1 साल बाद लेंगे, 3 साल बाद लेंगे, अभी पढ़ाई है, ये है वो है, ऐसे। तो हम लोग खुद डिसाइड करते हैं, और यही फैमिली प्लानिंग का एक मेन ऑब्जेक्टिव्स, एम एंड ऑब्जेक्टिव, हम लोग कोई भी चीज़ का पढ़ते हैं ना, तो उसमें फैमिली प्लानिंग का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में आप लोग देख पाओगे कि ये पहला है कि हम लोग कब प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करेंगे, मतलब फैमिली प्लानिंग करेंगे, मतलब मीन्स हम लोग कब अपनी फैमिली में इशू के लिए सोचेंगे, वो हम लोग अब प्लान करके लेते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हो गया प्लानिंग। तो ये चीज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ कि शुरू से हमारी प्लानिंग रहती है कि नहीं अभी, अब हम लोग को बच्चा लेना है। सिंपल लैंग्वेज में बोल रही हूँ मैं कि अब हमें बच्चा लेना है। तो वो प्लानिंग मदर और फादर का एक साथ वो जो म्यूचुअल में, जिसने जैसे पुष्पांजलि ने कहा वैसे होती है। तो कुछ कुछ जो पेरेंट्स होते हैं ना, जो कि काफ़ी कॉशस होते हैं, सीरियस होते हैं, वो लोग पहले से आकर एक बार गायनोकोलॉजिस्ट से मिलते हैं कि हमारा सब कुछ ठीक है ना, टेस्ट वेस्ट करके देखते हैं। लेकिन नहीं तो उस टाइम में एक चीज़ आजकल का कॉन्सेप्ट है कि फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड पहले से जब आप प्लान कर रहे हो, एक कपल जब प्लान कर रहा है कि हमें बच्चा लेना है अब, तभी उनको उस प्लानिंग के टाइम से एक फॉलिक एसिड पर डे मदर को खिलाया जाता है। क्यों दिया जाता है? फॉलिक एसिड एक्चुअली ब्रेन मैचुरेशन में बहुत बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट या मैचुरेशन में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है, इसीलिए फॉलिक एसिड दिया जाता है। लेकिन प्रेगनेंसी पता चलते ही कब प्रेग्नेंट हुए वो लेट हो सकता है ना, इसीलिए अभी क्या कॉन्सेप्ट आया है कि पहले से ही फॉलिक एसिड दिया जाता है कि मदर के लिए भी वो अच्छा है, प्लस मदर जब भी कंसीव करेंगी, कंसीव करते ही उसी टाइम से बच्चे को फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट मिलता रहेगा। समझ में आया? समझ में आया बेटा आप लोग यस को? मैम। हाँ, मैम। ठीक है। यस मैम। तो इसीलिए अगर आप लोग के पास गांव में जब कोई भी, अगर गांव में तो ऐसे मिलता नहीं है, प्लानिंग बेस्ड नहीं मिलता है, लेकिन कभी भी कुछ अच्छे फैमिली भी होते हैं जैसे वेल एजुकेटेड, अगर कभी आके बोलते तो आपको फॉलिक एसिड के लिए जरूर पहले से ही उनको एक गाइडेंस देना, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद कुछ केसेस होती है एंटीनेटल केयर में जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और उनको सीरियस रिस्क ग्रुप कहा जाता है, ठीक है। हाई रिस्क ग्रुप कहा जाता है, हाई रिस्क ग्रुप कहा जाता है, या हाई रिस्क केसेस कहा जाता है। जैसे कि एल्डरली प्राइमी, समझ रहे? एल्डरली प्राइमी, एल्डरली प्राइमी मीन्स कोई बता सकते हो? एल्डरली प्राइमी नहीं आ रहा है तो नो मैम भी बोल एज दीजिएगा। से पहले बेबी कंसीव करना। एल्डरली प्राइमी मीन्स एज से पहले नहीं बेटा, आप थोड़ा सा गलत बोल रहे हो। एल्डरली प्राइमी मीन्स होता है कि जैसे प्राइमी मीन्स, एक होता है वर्ड होता है प्राइमी ग्रेविटा और एक होता है मल्टी ग्रेविटा। इतना आप लोग को जानने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं बेसिक बातें आप लोग को बता दूंगी, कभी आप लोग के पास कुछ पर्चा आया तो एटलीस्ट आप लोग समझ पाओ। प्राइमी ग्रेविटा मीन्स होता है जो पहली बार प्रेग्नेंट होती है जो लेडी, उसको कहते हैं प्राइमी ग्रेविटा। और मल्टी ग्रेविटा मीन्स जिससे एक से ज़्यादा, मतलब एक बच्चा ऑलरेडी है या 2 बच्चा या 3, 1 से मोर देन 1, जब जब दूसरी बार वो प्रेग्नेंट होती है या तीसरी बार या चौथी बार, तब उसको मल्टी ग्रेविटा कहते हैं। तो एल्डरली प्राइमी मीन्स हो गया कि जैसे अभी आप लोग जानते ही हो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है ना, अभी फीमेल्स कंसीव बहुत लेट से करती हैं क्योंकि वो लोग अपना कैरियर बिल्डअप करते रहते हैं। जैसे कि हो गया कि हाँ, अब और सिचुएशन भी ऐसा आ गया है कि करना ही पड़ता है।
इतना जल्दी जल्दी करना शादी और बच्चे के लिए कोई नहीं सोच रहा है, जो भी अच्छे मतलब पढ़े लिखे हैं वो लोग। तो क्या होता है कि ऐसे करते करते क्या होता है काफ़ी लेट हो जाता है, जैसे 27 या 28 में शादी कर रहे हैं, फिर 2-3 साल सोचते हैं कि नहीं इट्स ओके, अभी हम लोग थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेते हैं, फिर बाद में बच्चे के लिए। तो आफ्टर 30 जो भी मदर कंसीव करती हैं उनको एल्डरली प्राइमी कहते हैं। 30 के पहले हमें एटलीस्ट बेबी कर लेना चाहिए। आफ्टर 30, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि बिफोर 30 आपको कोई प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी, वो तो आ ही सकती है, लेकिन आफ्टर 30 इसकी चांसेस बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इसीलिए एल्डरली प्राइमी को विशेष एक इम्पोर्टेंस मतलब स्पेशल इम्पोर्टेंस दिया जाता है कि उस टाइम में मतलब इन लोगों को हाई रिस्क केसेस में डाला गया है। वैसे और एक है शॉर्ट स्टेचर्ड प्राइमी। अब प्राइमी मतलब समझ गए हम लोग, प्राइमी मीन्स क्या है। अब शॉर्ट स्टेचर्ड मतलब जो फीमेल्स की हाइट कम होती है, जैसे 5 फुट से कम होती है। बहुत सारी फीमेल है, लड़कियां हैं, जिनकी हाइट काफ़ी 4 समथिंग 4'8", 4'9" ऐसे भी होते हैं हाइट। तो फिर उनका क्या होता है ना, जो जैसे बेबी तो यूट्रस में रहती है, जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं जो बच्चादानी होता है उसको यूट्रस कहते हैं। लेकिन ये जो हमारे जो पेल्विक रीजन मतलब जिस जगह में बेबी रहती है उस जगह में इस पोर्शन में ऐसे हड्डियाँ होती हैं, ऐसे उसको कहते हैं पेल्विक केज बोलते हैं। कभी आप लोग अगर स्केलेटल अगर देखते हो, अगर वो जो नहीं होता है जब स्केलेटल होते हैं जो लोग ऊँट की तरह हड्डी दिखता है, वो स्केलेटल अगर आप कभी देखते हैं तो देखना यहाँ कमर के पास इस तरह से हड्डियाँ ऐसे करके 2 हड्डी इस तरह से ऐसे करके रहते हैं, तो वो आपकी पेल्विक केज होती है। वो इतना ही स्पेस रहता है, उसी में आपका यूट्रस रहता है और वो ऐसे ऐसे करके एक्सपांड करता है। तो शॉर्ट स्ट्रेचर जब होती है कोई फीमेल तो उसका क्या होता है ना कि पेल्विक केज भी काफ़ी छोटा होता है। तो छोटा होने की वजह से क्या होता है कि यूट्रस को स्पेस नहीं मिलता है कि वो एक लिमिट तक बड़ा होगा, उसके बाद उसको बड़ा होने के लिए स्पेस नहीं मिलता है, तो वहाँ पर भी रिस्क होता है। ऐसा मैं एक केस देखी हूँ कि 5.5 मंथ्स में ही उस फीमेल को इतनी कॉम्प्लिकेशन होने लगी थी कि बोल रहा है कि बच्चा तो बढ़ रहा है लेकिन स्पेस नहीं मिल रहा। फिर फाइनली बहुत मेहनत से उसकी 8 मंथ्स एंट्री करते ही उसकी डिलीवरी करवाना पड़ा था, वो भी सिजेरियन हुआ था। तो ये केसेस में जैसे हो गया शॉर्ट स्ट्रेचर प्राइमी, इसको कहते हैं, ये भी रिस्क ग्रुप में है। उसके बाद माल प्रेजेंटेशन हम लोग यहाँ माल प्रेजेंटेशन कहते हैं, हम लोग वहाँ बंगाल साइड में मैल प्रेजेंटेशन भी बोलते थे। तो कोई भी मतलब गड़बड़ नहीं है, जो भी आप लोग को अच्छा लगे माल प्रेजेंटेशन बोलिए या मैल प्रेजेंटेशन। मैल प्रेजेंटेशन मतलब कोई पता है? मैल प्रेजेंटेशन मतलब नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि बच्चे का, अच्छा बताओ अनुराग आप बता। मैल न्यूट्रिशन से रिलेटेड टर्म है क्या मैम? नहीं, मैल प्रेजेंटेशन, मैल न्यूट्रिशन नहीं, मैल प्रेजेंटेशन। मैल प्रेजेंटेशन मतलब हम लोग को पता है कि बच्चे का सर नीचे की तरफ रहता है इन जनरल और पैर ऊपर की तरफ रहता है, ये होता है ना। लेकिन बहुत सारे बच्चा बोलते नहीं कि बच्चा उल्टा पैदा हुआ मीन्स सर ऊपर रहता है, माँ के चेस्ट की तरफ रहता है, मतलब चेस्ट मीन्स ऊपर की तरफ रहता है और पैर नीचे की तरफ रहता है। तो वो इस तरह का हुआ, या कई भी कितने सारे हैं, ये तो मैं नॉर्मल बता रही हूँ कि सर ऊपर है पैर नीचे है। बहुत टाइम होता है जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, जिस कॉर्ड मतलब पाइप के थ्रू मदर और बच्चा एक साथ कनेक्टेड रहते हैं, जिसके थ्रू उसको मदर से न्यूट्रिशन जाता है, वो एक कॉर्ड होता है। वो कॉर्ड बहुत टाइम होता है कि गले में ऐसे फंदे की तरह लग जाता है। वो आपको जानना ज़रूरी होता है कि बच्चे का कॉर्ड कैसा है। अगर गले में फंसा रहा और आप नॉर्मल डिलीवरी हो रहा है, आप नॉर्मल डिलीवरी करवाया, तो क्या होगा, वो कॉर्ड फंस के क्या होगा, बच्चे की वहाँ पर जैसे फांसी लग जाता है, उस तरह से उसका गला दब के उसका डेथ हो सकता है। इसीलिए डिलीवरी के कुछ दिन पहले, 1 हफ्ते के अंदर ऑब्वियसली ज़रूर से ज़रूर गायनोकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, एक सोनोग्राफी करके देख लेते हैं कि पोजीशन अब कैसा। और पोजीशन ऐसा नहीं है, अभी बहुत टाइम होता है कि बच्चे शुरू में सर ऊपर पैर नीचे का चला के बाद में वो घूमकर पोजीशन पे भी आ जाता है, ज़रूरी नहीं लेकिन आ जाता भी है, तो कुछ नहीं कह सकते। और पहले
कॉर्ड ऐसे घुमा रहता था, लेकिन बाद में आप जब देखोगे कि डिलीवरी का टाइम आया तब वो कॉर्ड है, तो इसीलिए सोनोग्राफी करवाना ज़रूरी होता है। तो इस तरह के कई सारे प्रेजेंटेशन होती है। तो उसको जैसे उसमें क्या होता है, हाँ हाँ ममता अभी आने में 1-1.5 बजे आएंगी, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया सॉरी, और यहाँ पे बाद में रहने से कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होता ही रहता है। अच्छा, उसके बाद हो गया कि जैसे बोलते हैं एनीमिया, जैसे इंडिया में कॉमन फीमेल में कॉमन प्रॉब्लम है कि खून की कमी को एनीमिया कहते हैं। तो प्रेगनेंसी टाइम में खून की कमी और भी ज़्यादा होती है, क्योंकि बच्चे का ग्रोथ के लिए, इसीलिए हम लोग आयरन देते हैं। तो जो फीमेल ऑलरेडी एनीमिक है उनको और भी हमें ध्यान देना पड़ता है कि उनकी आयरन की कमी, खून की कमी ना हो, ठीक है। उस तरह से क्या है फिर प्रीवियसली स्टील बर्थ मतलब कोई बता सकते हैं? तो सिंपल है, प्रीवियसली स्टील बर्थ। हाँ बताओ पुष्पांजलि। उसके एक ये जो 9 मंथ ड्यूरेशन होता है उससे पहले मे बी बेबी का नहीं, प्रीवियसली स्टील बर्थ मतलब स्टील क्या होता है? स्टील मतलब एकदम हिले डोले ना, मतलब जो बहुत लोगों को होता है ना कि बेबी हो रहा है लेकिन मरा हुआ सा पैदा हो रहा है, तो वो प्रीवियसली स्टील बर्थ मतलब दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई है लेकिन पहला बच्चा था या दूसरा बच्चा था, जो भी था वो उनका एक पहले वाला बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था, तो उसको प्रीवियसली स्टील बर्थ, ये सब केस जो है। फिर उसके बाद हो गया एल्डरली मल्टी ग्रेविटा। मैंने एल्डरली प्राइमरी ग्रेविटा भी बोली थी मैं, अब एल्डरली मल्टी ग्रेविटा क्या है? जो एज में भी बड़ी है और बहुत सारे बच्चे हो चुके हैं, 2-4 बच्चे हो चुके हैं या एक से ज़्यादा हो चुके हैं, तो उन लोगों को भी रिस्क ग्रुप में ना, मतलब आफ्टर 30 आप पहली बार कंसीव किए हैं तो भी आप हाई रिस्क केस में हैं, और अगर आपके 2 बच्चे और पहले हो चुके या एक बच्चा पहला भी हो चुका है या 3 हो चुका है फिर भी आप कंसीव किए हैं तो फिर भी आप हाई रिस्क ग्रुप में ही आओगे, ठीक है। उसके बाद कई सारे और है ट्विन प्रेगनेंसी तो हम लोग को पता है, कॉमन है कि ट्विन प्रेगनेंसी मीन्स एक से ज़्यादा बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, कभी कभी 3 बच्चे वाले भी होते हैं। तो ट्विन प्रेगनेंसी को ही हम लोग नॉर्मल मान के चल रहे हैं कि 2 बच्चे जिनको हैं वो भी रिस्क ग्रुप में आते हैं कि उनको कैसे क्या करना है, डिलीवरी करना है, ये सब हमें देखना होगा। फिर एक होता है इंट्रा यूट्राइन डेथ, मतलब बच्चा अभी टर्म हुआ भी नहीं है, मतलब बच्चे का अभी टाइम आया भी नहीं है डिलीवरी का, और बच्चे का डेथ ऑलरेडी पेट में हो चुका है। बहुत टाइम देखते हो ना, सुनते हो बच्चा हिल नहीं रहा है, तो फिर मदर को पता ही नहीं चला, 2-4 दिन बाद लग रहा है बच्चा तो हिल नहीं रहा है, फिर वो लोग डॉक्टर के पास गए, बोले नहीं बच्चे का डेथ ऑलरेडी हो चुका है, समय नहीं हुआ है लेकिन फिर भी डिलीवरी करवाना पड़ता है। तो या तो बच्चा अगर नॉर्मल ऑक्सीटोसिन डालकर फ्लूइड के साथ अगर नॉर्मल डिलीवरी की तरह प्रोसेस करा के अगर हो जाता है, नहीं तो फिर सीजर करके बच्चे को ऑपरेशन करके पेट से निकाला जाता है। तो इस तरह का कर, या तो एबॉर्शन, जैसे बहुत फीमेल्स को ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चा बार बार एबॉर्ट हो जाता है, मतलब कंसीव तो करती हैं बार बार बच्चा खुद ही मतलब ख़राब हो जाता है, तो ये हो गया, ये सब केस है। फिर एक्टामशिया ये सब है। एंटीपर्टम हेमरेज, बहुत लोगों को एंटीपर्टम हेमरेज मीन्स बहुत सारी फीमेल्स को देखोगे कि प्रेग्नेंट है 5 मंथ्स 6 मंथ्स या 7 मंथ्स में अचानक से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, तो उनको बहुत मतलब केयर में रखना पड़ता है कि उनको बिल्कुल बेड रेस्ट दिया जाता है कि बिल्कुल हिलना डुलना नहीं है। तो ये सब केसेस हैं। तो क्या क्या मैं बोली, जैसे कि एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा, एल्डरली मल्टी ग्रेविडा, ट्वीन प्रेगनेंसी, एबॉर्शन के केसेस, एनीमिया हो गया, फिर उसके बाद एंटीपर्टम हेमरेज बताई, मैल प्रेजेंटेशन, इस तरह से। और ये सब मतलब हाई रिस्क केसेस में आती है, इनको हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा, इनकी प्रेगनेंसी को बहुत केयर करना होगा। नॉर्मल फीमेल्स की प्रेगनेंसी को भी करेंगे लेकिन इनका कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखेंगे। उसके साथ साथ अगर कोई फीमेल को प्रेगनेंसी के टाइम में अगर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या इस तरह का कोई भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ मतलब हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या डायबिटीज़ है, कुछ भी है,
तो वो सब भी हाई रिस्क केसेस में आते हैं, इनका केयर हमें बहुत अच्छे से लेना होगा। तो ये हो गया। उसके बाद एंटीनेटल केयर के आपको हमेशा रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। जैसे मैंने कहा था कि एक पर्चा होता है, उस पर्चे में पूरा अपडेटेड रहता है, ठीक है। तो गांव में क्या होता है, जब आप गांव में जाओगे तो आप पर्चा दोगे ना, तो गांव वाले वो खो देते हैं। तो इसीलिए अपने पास एक रजिस्टर जरूर करना चाहिए कि ये पेशेंट आई थी, इनका पहला मतलब एक एक पेज का बना लेना बेटर होता है। मेरे ख्याल से गांव में शायद ऐसा होता भी होगा, आपके सीनियर्स बता सकते हैं। तो इस तरह से एक रिकॉर्ड मेंटेन करना अपने पास बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि गांव में इतना कॉन्शियस होते ही नहीं है लोग कि हाँ कि अपनी वाइफ को या अपनी बहू को भेजे कि एंटीनेटल केयर के लिए आप जाओ और जाकर वहाँ अपना चेकअप करवाओ, ऐसे ऐसे वो लोग भेजते ही नहीं हैं। तो उस जगह में क्या किया जाता है, गांव में होम विजिट का एक स्कीम रखा गया है कि होम विजिट जो आशा वगैरह होती हैं, जो लेडीज़ होती हैं, जो ये सब हेल्थ वर्कर्स होते हैं, वो लोग जाते हैं वहाँ जाके घर घर में जाकर एक गांव उनको दे दिया जाता है कि इस गांव में आप लोग देखिए कि कौन सी लेडी प्रेग्नेंट है और वो क्या क्या कर रही है। उनका एक चेकअप जाकर कम से कम 4 चेकअप होना चाहिए ना, तो कम से कम 4 या 5 चेकअप के लिए उन लोग को भेज दिया जाए कि हाँ कि अगर करवाना चाहे तो ठीक, चाहे तो खुद ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते हो। तो एक होम विजिट का भी कॉन्सेप्ट MCH मतलब मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर में प्रोग्राम के अंदर बताया गया है, स्पेशली रूरल एरियाज़ में, अर्बन एरिया में नहीं, रूरल में, गाँव में, ठीक है। उसके साथ पेशेंट को क्या एडवाइस दिया जाता है, डाइट के लिए आप पेशेंट को समझाओगे, मतलब मदर को समझाओगे कि देखिए आप अगर अच्छे से खाइएगा तो आपके खाने से बच्चे को न्यूट्रिशन मिलेगा, बच्चा स्वस्थ पैदा होगा। तो आपको अच्छा खाना है, कैसा खाना है, फाइब्रस डाइट लेना है, प्रोटीन लेना है, कैल्शियम लेना है, विटामिन, सब एक बैलेंस डाइट लेना है। ये सब जो बातें होती है डैश कि समय पे खाना है, सुबह उठे और पूरे दिन काम कर रहे हो, कोई खाना पीना नहीं, कुछ नहीं, 12 बजे 12:30 बजे जाके नाश्ता कर रहे हो, दोपहर का खाना लंच शाम को 4-5 बजे कर रहे हो। तो ये सब मतलब एक तो क्या खाना है और खाने का क्या रूल रेगुलेशन है, ये सब प्लस इनको रेस्ट के बारे में भी बताना कि अपने शरीर को थोड़ा सा रेस्ट भी देना है, ये सब हम लोग एंटीनेटल केयर में ही बताते हैं। उसके साथ पेशेंट को स्पेशली मतलब मदर को हम लोग पर्सनल हाइजीन के बारे में भी बताते हैं। पर्सनल हाइजीन मतलब हाँ आगे एक्सक्यूज मी 2 मिनट। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। सॉरी मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई।
अब सुनाई दे रहा है ना मेरी बातें? यस मैम। यस। ठीक है। जी वो जी आज सुनाई दे पीएचडी रहा का है। वो एडमिशन वाली वो इंटरव्यू होने वाली है ना, तो उसके वजह से मैडम आ गई, तो वो बोल रही थी कि मुझे थोड़ा हेल्प चाहिए। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी करती हूँ। उसके बाद क्या है कि मदर को हमें उनके पर्सनल हाइजीन या क्लीननेस के बारे में भी बताना है, कि जैसे आफ्टर इवैक्यूएशन मीन्स मतलब स्टूल पास करने के बाद, मतलब लेटरिन जाने के बाद आपको कैसे हाथ धुलना है, कैसे सफाई रखना है, ये सब बेसिक जो होती है। उसके साथ प्लस रेस्ट के बारे में, स्लीप के बारे में भी बताएंगे। ठीक है, एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे कि हल्का फुल्का कौन कौन सा एक्सरसाइज आप कर सकते हो, कैसे आपको करना है, ये चीज़। उसके साथ साथ प्लस कुछ कुछ मदर होती है ना कि जिन लोग मतलब हायर क्लास में बात कर रही हूँ, एक तो हायर क्लास और एकदम लोअर क्लास, उसमें वो लोग देखना कि स्मोकिंग करती हैं। हाई क्लास वाले स्मोकिंग करती हैं फीमेल्स। मिडिल क्लास की मैं बोल नहीं सकती हूँ, पता नहीं, हम लोग तो मिडिल क्लास वाले ही हैं ना, तो ऐसे तो हम लोग में तो बहुत ज़्यादा ये सब हम लोग सोच ही नहीं रखते हैं। लेकिन हायर क्लास वाले तो स्मोकिंग करना फीमेल्स के लिए कोई, अल्कोहल प्लस स्मोकिंग दोनों चीज़ नॉर्मल बात हो गई है। अभी तो खैर कोई भी क्लास में ही कॉमन बात हो गई है, लेकिन फिर भी मैं हायर क्लास के लिए और लोअर क्लास के लिए बोल रही हूँ। तो वहाँ पर तो अल्कोहल स्मोकिंग कॉमन बात होती है, तो उस टाइम में हमें फीमेल्स को, और जो लोअर क्लास वाले होते हैं वो लोग देखना, जैसे ताड़ी वगैरह, जो देसी जो अल्कोहल वो सब लेना, या बीड़ी पीना, फीमेल्स बहुत ज़्यादा बीड़ी पीते हैं कुछ कुछ, तो ये सब चीज़ें हम लोगों को समझाना होगा कि अभी आप इस टाइम में ये सब नशा वगैरह आप नहीं करेंगे। फाइनली एंटीनेटल केयर में लास्ट में एक चीज़ समझाया जाता है। एंटीनेटल केयर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एक लड़की जब माँ बनती है ना, तो वो बहुत खुश रहती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतने लगता है, समय आगे आने लगता है डिलीवरी की, तो उसके मन में टेंशन होने लगता है कि पता नहीं डिलीवरी होगी कैसे होगी, क्या होगी, सीजर होगा, पता नहीं क्या होगा। अगर एक आधी केस सुन ले कि बच्चा मर गया था या मदर की ही डेथ हो गई थी, तो उससे मदर काफ़ी डरी हुई रहती है, टेंशन में रहती है, स्ट्रेस में रहती है धीरे धीरे कि सब कुछ ठीक रहेगा ना, सब कुछ अच्छा रहेगा ना। तो ये चीज़ हमें काउंसलिंग करना पड़ता है कि आप मेंटल सपोर्ट, काउंसलिंग मतलब मेंटल सपोर्ट देना कि हाँ, कि आप अच्छे खाइए, अच्छे से रेस्ट कीजिए, हाइजीन मेंटेन कीजिए, जैसे दवा बताया गया वैसे रहिए, और अपने आप को मेंटली एक्सरसाइज कीजिए, मेंटली प्रिपेयर रखिए कि आपका बच्चा बहुत अच्छे से होगा। बी पॉजिटिव, जो बात हम लोग बोलते हैं बी पॉजिटिव, अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। तो वो चीज़ हमें उनको काउंसलिंग, उनके मन में अगर किसी भी तरह का डर भय हो तो वो हम लोग हटाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंटीनेटल केयर। अब आ गया इंटरनेटल केयर। इंट्रानेटल केयर क्या है? जैसे कि मैंने कहा था कि ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम में जो प्रोसेस होती है, तो वो उस प्रोसेस में क्या करते हैं कि हम लोग जिस तरह से असेप्टिक मेथड्स, मतलब मीन्स डिलीवरी के टाइम किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन ना हो, और सेफ्टी वे पे असेप्टिक मेथड मतलब किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो, इस तरह से हम लोग जो मेथड यूज़ करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी बच्चे का अच्छे से हो जाए, चाहे सीजरियन चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, अच्छे से बच्चा पैदा हो जाए, बच्चे को कोई कॉम्प्लिकेशन, मदर को भी कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, इसके लिए जो हम लोग मेथड यूज़ करते हैं, उसके लिए जो हम लोग केयर करते हैं, उसको वो इंटरनेटल केयर में आता है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी आप लोग को कि एक आप कोई एक बच्चा मुझे कभी पूछा था कि मैडम हम लोग तो देखे हैं कि डिलीवरी रास्ते में भी हो जाती है, फिर इंटरनेटल केयर का वैल्यू क्या है? मतलब इतने सालों से पढ़ाने के बाद मुझे एक बच्चे ने कभी ये बात पूछा था। ठीक है, तो वो बच्चा बहुत गलत कुछ नहीं कह रहा है। ठीक है, बोला जाता है कि डिलीवरी इज़ अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। जैसे हम लोग टॉयलेट जाते हैं, स्टूल पास करते हैं, उस तरह से डिलीवरी भी एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। आप कुछ भी ना करो तो जब बच्चा होना होगा वो हो जाएगा। ठीक है, बट कॉम्प्लिकेशंस में अराइज, उसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रिकॉशन लेके रखेंगे कि किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन उस टाइम में ना आए। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? हाँ, यस मैम।
हाँ, जैसे हम लोग रास्ते में भी देखते बच्चा हो गया, लेकिन वो जो कॉर्ड होता है, वो कॉर्ड जैसे माँ के साथ जो नली के थ्रू बच्चा और माँ कनेक्टेड रहते हैं, वो कॉर्ड को क्लैम्प करके काटना पड़ता है। ऐसे ही जाके आप ये कॉर्ड है, ऐसे इतना लंबा मान लो कॉर्ड है, फट से काट दोगे तो नहीं होगा। इतना ब्लीडिंग होगा कि मदर वहाँ मर जाएगी और बच्चा भी मर जाएगा। उसको क्या करना पड़ता है, जैसे ये मान लो कि एक कॉर्ड है ना, ये पूरा लंबा सा ऐसे कॉर्ड है, इसका बीचों बीच हम लोग लेते हैं, यहाँ से क्लैम्प करते हैं, मतलब क्लैम्प करना मतलब यहाँ से बांधते हैं, वो एक तरह का सीजर आता है, उसको ऐसे कर देने पे वो इसको दबा देता है, बंद कर देता है, और यहाँ से एक करना होगा, मतलब इधर और इधर। इसके बाद जब इसके बीच में पल्सेशन मतलब एक जैसे ब्लड सर्कुलेशन है ना उसमें, तो उसमें पल्सेशन रहता है, ऐसे देखोगे। जब उसमें दो कुछ क्लैम्प करने के साथ साथ ऐसे नहीं काटना है, एक आध 2-5 सेकेंड रुकना पड़ता है। जब देखोगे कि पल्सेशन बंद हुआ तब जाकर यहाँ से काटोगे। फिर ये वाला मदर के पास चला गया, ये बच्चे के पास चला, जिसका जो है तो चला गया। लेकिन वो जो क्लैम्प जो हम लोग लगाते हैं, वो क्लैम्प को इतना जल्दी नहीं हटाना है। यहाँ से और यहाँ से जो क्लैम्प लगाते हैं उसको जल्दी से नहीं हटाना। बच्चे का आप लोग देखोगे, नया बच्चा डिलीवर होता है, उसके नाभि में कुछ बंधा हुआ रहता है। आप लोग अभी नहीं, जो नहीं देखे हैं अब देखना कि जो नया बच्चा आया है उसके देखोगे नाभि में कुछ ऐसे डोरी की तरह ऐसे सड़ा हुआ से छोटा सा कैसे अजीब सा उसमें कुछ लटका हुआ धागे की तरह रहता है। वही वो कॉर्ड होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, जो क्लैम्प करके बच्चे के साथ रहता है। वो धीरे धीरे नेक्रोज हो जाता है, मतलब वो सूख जाता है, सूख के ऐसे ऐसे हो जाता है। बाद में 7 दिन या 8 दिन में वो खुद ही गिर जाता है। बहुत लोग उसको मिट्टी में दबा देते हैं, कहीं कहीं नियम करते हैं, वो सब तो कुछ नहीं है, मतलब वो अपना अपना सोच है, ठीक है। तो वो हो जाता है, उसमें दवा भी देती हैं, ब्लू कलर का दवा या ये बोलते हैं टी बैक ऑइनमेंट या इस तरह से जो भी हो, बीटाडाइन से क्लीन करते हैं कि इन्फेक्शन किसी भी तरह का ना हो। और मदर वाला जो पोर्शन रहता है उसको फिर इसी तरह से ऐसे ऐसे करके कैम्प के साथ मोड़ते मोड़ते वो फूल बोलते हैं, आप लोग सुने होंगे लोकल लैंग्वेज में। बच्चा जब होता है उसके बाद एक फूल निकलता है, उसको प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक है। तो वो प्लेसेंटा भी डिलीवर होता है बच्चे के तरह। वो अगर डिलीवर प्रॉपरली नहीं हुआ तो मदर वहीं पर टेबल पे ही मर जाएगी। मतलब सही बोलूँ कि डिलीवरी एक इतना इंटरेस्टिंग प्रोसेस है ना, अगर देखोगे तो समझ में आएगा कि क्या है। मतलब हम लोग इतनी बार करवाए हैं कि मतलब क्या बोलूँ, ये सब चीज़ें अगर आप लोग नेट पे यूट्यूब में अगर देख सकते हो, कैसे अभी तो यूट्यूब में सब कुछ अवेलेबल है, तो अगर नॉर्मल डिलीवरी अगर देख सकते हो तो देखना कि कैसे वो प्लेसेंटा का डिलीवरी होता है। वो भी उस तरह से जैसे बच्चा निकलता है उससे धीरे धीरे धीरे, और अचानक से आप निकाल नहीं सकते। वो यूट्रस के वॉल में, बच्चेदानी के वॉल में ऐसे चिपका रहता है, वो धीरे धीरे खुद ही खुल के आता है। उसको खोलने के बाद उसको देखना पड़ता है ऐसे करके लेकर कि उसमें कोई पोर्शन रह तो नहीं गया है, वो प्रॉपर है ना। अगर कुछ भी पोर्शन अगर अंदर रह गया तो फिर उसको क्लीन करके निकालना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो मदर को सीवियर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये सब बहुत आगे की बात है, खैर मैं ये सब नहीं बोलूँगी। लेकिन यही सब तो उसमें क्या होता है कि बच्चे के मदर को यूट्रस के अंदर हाथ डालकर ग्लव्स पहन के क्लीन करना पड़ता है। तो ये सब जो क्लीनिंग ये जो हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो सीजर यूज़ कर रहे हैं, जो कट कर रहे हैं, जो इंजेक्शन लगा रहे हैं, हर चीज़ स्टेरलाइज्ड होना बहुत 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 ज़रूरी है। नहीं तो अगर एक भी इन्फेक्शन हो गया तो सबकी सीनियर से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। जो मैंने कहा कि प्लेसेंटा का थोड़ा सा पोर्शन भी रह गया, इतना ब्लीडिंग होगा कि पेशेंट को दोबारा ओटी टेबल में लाकर सीजर करके, मतलब ऑपरेशन करके फिर वो क्लीन किया जाता है। अगर डॉक्टर की एक गलती की वजह से बहुत कुछ हो सकता है। तो हम लोगों को ये सब मेथड पूरा देखना पड़ता है कि हम लोग जो भी करवा रहे हैं डिलीवरी के टाइम अच्छे से हो। तो अब इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मतलब एम्स क्या है इंट्रानेटल का। इंट्रानेटल के एम्स है जैसे बताया गया है, जैसे डिलीवरी अंडर प्रॉपर असेप्टिक मेजर्स जो मैंने कहा। फिर उसके बाद डिलीवरी विद लीस्ट इंजरी टू द इन्फेंट एंड मदर। तो अब आप कहोगे लीस्ट इंजरी का मतलब क्या होता है मैडम? मदर और बच्चे को लीस्ट इंजरी, तो मतलब क्या बच्चे को चोट लगता है क्या, कुछ भी होता है? मदर को किस बात की चोट? जैसे नॉर्मल डिलीवरी होती है तो बच्चा जब होता है तो हल्का सा एक एपिशियोटोमी, ये आप लोग नेट पे एक बार देखना डिलीवरी, तब आप लोग को समझ में आएगा कि स्पेस इतना नहीं रहता है मदर की डिलीवरी में, जो नॉर्मल वे में जो वेजाना से बच्चा निकलता है तब। तो उस टाइम में क्या किया जाता है, लेफ्ट लैटरल जैसे ऐसे
ऐसे शेप रहता है, तो यहाँ पर ऐसे लेफ्ट लैटरल में एक कट लगाया जाता है, काट दिया जाता है कि स्पेस थोड़ा सा बड़ा हो जाए और फिर बच्चा निकल आए। फिर ये जो कट लगा इसको एपिश्योटमी कहते हैं, तो इसको फिर सूचरिंग करना पड़ता है, मतलब सिलना पड़ता है। ये सिलना भी 3 लेयर में होता है, और ये सिलाई भी अगर आप ढंग से नहीं किए तो वहाँ से भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये काटना प्लस सिलना, उसकी अच्छे से ड्रेसिंग करना, ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये होते हैं मदर के। अब बहुत लोग होते हैं इतना काट देते हैं कि बाप रे, फिर मदर को यूरिन स्टूल पास करते वक्त इतना वो ऐसे ही वो चीज़ पेनफुल होता है, और अगर ज़्यादा कट गया या जैसे तैसे कट गया या जैसे तैसे सिल दिए तो मदर को बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। इसीलिए हमें लीस्ट इंजरी ये बताया गया। या आप सीजर कर तो सीजर में इतना सब अब इतना काट दिए, इतना काट दिए तो उसमें भी तो मदर को जितना ज़रूरत है उतना में से करके मदर को रखो। और बच्चे के लिए भी लीस्ट, बच्चा जब निकलता है नॉर्मल डिलीवरी में तो वो स्पेस में निकलता है हल्का फुल्का, लेकिन अब जब वो जो एपिश्योटमी लगाया जाता है तो मतलब मैं आपको कैसे बताऊँ आप लोग को, वो बच्चा जब एकदम मुंह के पास आ जाता है उस टाइम में मान लो ये बच्चे का ये है, बच्चे का सर है और ये मदर का स्किन का यहाँ, इसके बीच में ऐसे करके डालकर कि ताकि बच्चे का सर ना में किसी भी तरह की चोट ना लगे, कुछ ना लगे। उसके बाद ऐसे कुत्ते से कैंची घुसा के काटा जाता है, ठीक है। तो उस टाइम में भी बहुत किसी भी तरह के बच्चे को कट ना लगे, या बहुत टाइम होता है बच्चा फंस जाता है तो फिर उनको इंस्ट्रूमेंट लगा के इस तरह का होता है, जैसे चिमटी होती ना उसी तरह से, ऐसे चिमटी नहीं लेकिन लगभग उसी तरह से कि उसको डाल के फिर बच्चे का सर को ऐसे ऐसे करके निकाला जाता है। तो उसमें भी बच्चे के सर में हल्का फुल्का दबाव पड़ता है, तो वो कम से पड़े तो उसके हमें रखना चाहिए, इसीलिए लीस्ट इंजरी वाली बात बताया गया। उसके बाद थर्ड करते हैं such as prolonged labor, antepartum hemorrhage, convulsion, malpresentation and prolapse of the cord should be dealt with care। जैसे कि बताया जा रहा है, जैसे कि हाई डिलीवरी के टाइम में भी आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, लेकिन आपको सही समय में वो चीज़ जज करना बहुत ज़रूरी है कि हाँ कि अब ये कॉम्प्लिकेशन हो रहा है डिलीवरी में। मैंने क्या कहा, डिलीवरी इज़ अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बट कॉम्प्लिकेशंस में अराइज, ठीक है। तो ये कॉम्प्लिकेशन में जैसे कि होगा प्रोलॉन्ग लेबर, लेबर मीन्स अच्छा प्रोलॉन्ग लेबर मीन्स लेबर मतलब वो जो डिलीवरी प्रोसेस है उसको लेबर बोलते हैं। तो मदर को पेन हो रहा है लेकिन जितने टाइम तक वो जो स्पेस होता है ना वो डायलेट होता है, 1 फिंगर 2 फिंगर 3 फिंगर, जब 4 फिंगर होता है वो बच्चा डिलीवर होता है। तो बहुत टाइम क्या होता है कि वो टाइम बहुत ज़्यादा बीत जाता है लेकिन उस हिसाब से डायलिटेशन नहीं होता है। तो क्या होता है कि मदर बहुत इतना ज़्यादा उनको पेन होता है कि मदर एग्जॉस्ट हो जाती हैं, थक जाती हैं। तो वो धीरे धीरे माँ ही है कि डिलीवरी के टाइम बच्चे को पुश करती है। अगर मदर थक जाए और बेहोश हो जाए, इस तरह का कुछ हो, फिर बच्चा निकालना बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा। और एक बार पेल्विक एज को क्रॉस करके अगर वो स्पेस में आ जाए, ना आप डिलीवरी का सीजर कर पाओगे ना निकाल पाओगे, मतलब बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इसीलिए प्रोलॉन्ग लेबर जब देख रहे हो आप, टाइम देख रहे हो कि हाँ लंबा हो रहा है, इतने टाइम तक डायलिटेशन हो जाना ये था, स्पेस बढ़ जाना था, अभी भी नहीं हुआ है। जैसे मेरे साथ ही एक बार हुआ था कि लेबर प्रोलॉन्ग हो रहा था, लेकिन मुझे समझ में आ गया तो संग मैं सर को बुलाई, सर संग आए, देखे और सीजर के लिए प्लान कर दिया। लेकिन अगर मैं वो चीज़ समझ ही नहीं पाती तो वो मदर का क्या हाल होता, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। एंटीपार्टम हेमरेज जैसे होता है कि डिलीवरी के टाइम में बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लीडिंग होने लगा, उसको हमें देखना होगा। कन्वल्शन, बहुत सारे बच्चे मदर को इस टाइम में वो होता है जिसे बोलते हैं ना मिर्गी की तरह झटका नहीं आता है, जैसे होता है ना कन्वल्शन, उसको बोलते हैं कि बॉडी अकड़ जाता है, ऐसे ऐसे क्योंकि खींचने लगता है। उसको क्या कहते हैं हिंदी में? हेलो, सुनाई देता है? नो नो हाँ, पैरालिसिस टाइप का मैम क्या? हाँ नहीं, मिर्गी के पेशेंट है ना, मिर्गी के पेशेंट, अच्छा मिर्गी के पेशेंट नहीं होते जैसे ऐसे जमीन पे लग जाते, पूरे बॉडी लगता है ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके मुँह से तो वो जो ऐसे ऐसे अकड़ता है बॉडी,
बहुत टाइम बहुत ज़्यादा फीवर होने पे नहीं होता, बॉडी में एक कंपन होने लगता है और ऐसे ऐसे खींचने लगता है, उसको कन्वर्शन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह का कोई कन्वर्शन हुआ, या अचानक से डिलीवरी के टाइम पे गांव में पता चला कि अरे बच्चा तो पैर नीचे है, सर ऊपर है, बच्चे पे कॉर्ड अटका हुआ है, तो उस टाइम पे आपको जज करना होगा कि ये कॉम्प्लिकेशन को आप कैसे होल्ड करोगे। या प्रोलैप्स कॉर्ड मतलब क्या होता है कि बच्चा निकलने के पहले ही कॉर्ड पहले से ऐसे दिखने लगेगा, तो वो सब भी केसेस पे पहले कॉर्ड निकल जाएगा, तो कॉर्ड इतना निकला हुआ है तो बच्चा खींचेगा, कॉर्ड अगर ये हो गया, फिर वो जो प्लेसेंटा होता है वो अगर फट गया, तो मतलब ये सब चीज़ें आपको देखना होगा, आपको जज करना होगा। और लास्ट बताया गया है इसका ऑब्जेक्टिव्स, प्रॉपर केयर ऑफ बेबी एट द डिलीवरी। बच्चे की डिलीवरी हो गया, संग संग डिलीवरी होते ही बच्चे को जानते हो कि आप लोग टीवी में देखे होंगे कि बच्चे को ऐसे उल्टा करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, बच्चा रोना ज़रूरी है, तो इसके पहले बहुत सारा काम किया जाता है, जैसे केयर ऑफ द कॉर्ड, जैसे मैंने कहा कि बच्चे का इस तरह से क्लैम्प किए, बीच से काटने के बाद बच्चे का वो चीते इतना बड़ा होता है ना, अब उसी को बच्चे को उठाते हुए लटका के आवा ऐसे ले जाओगे तो बच्चे का वो तो फट के निकल आएगा, तो वो सब कैसे कॉर्ड को कैसे केयर करना है, उसमें धागा बांध देना है, या आजकल प्लास्टिक का इतना छोटा सा इस तरह से क्लैम्प आता है, तो वो कैंची के पहले ऐसे लगा के उसको क्लिक कर दिया जाता है कि बिल्कुल हल्का रहता है, बच्चे को उसका प्रेशर भी नहीं पड़ेगा, इस तरह से करते हैं। फिर रिसर्सिटेशन बच्चे का श्वसन तंत्र, हार्ट मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हार्ट ठीक से काम करे बोल के संसद क्या आता है, बच्चा तो एक एमनियोटिक फ्लूइड में रहता है ना, बच्चा रानी में एक तरह का फ्लूइड होता है, पानी की तरह होता है, वाइट कलर का, उसके अंदर रहता है, तो बच्चे के नाक मुंह में भी वो सब फ्लूइड रहता है, जब लीवर होता है तो वो सब नाक से निकालना बहुत ज़रूरी है, तो एक तरह का मशीन आता है शक्कर मशीन, ऐसे ऐसे डालोगे सट नाक के छेद में ऐसे ऐसे डालोगे, खींच लेता है वो पानी की तरह, फिर गले में डालते हैं, खींच लेते हैं, उसके बाद फिर बच्चे को उल्टा करके ऐसे ऐसे किया जाता है, थपथपाया जाता है, तो बच्चा रोने लगता है। तो ये सब करना पॉसिबल। केयर ऑफ द आइज़, आँखों में भी वो एमनियोटिक फ्लूइड लगी रहती है, तो उसको सिल्वर नाइट्रेट, फ्रेशली प्रिपेयर सिल्वर नाइट्रेट वाले केमिकल से लेकर उसको आँखों को क्लीन करना पड़ता है, ये सब बहुत सारी चीज़ें, अभी बच्चा जब पढ़ेंगे हम लोग तब वो सब चीज़ पूरा पढ़ते हैं, तो बच्चे का केयर भी होता है, एक तो मदर का हुआ फिर बच्चे का। तो डिलीवरी दो तरह से ये बताया गया है कि ये जो इंटरनेटल केयर है, दो तरह के इंटरनेटल केयर बताए गए हैं, एक हो गया डोमिसिलरी और एक हो गया इंस्टीट्यूशनल केयर। डोमिसिलरी केयर और एक इंस्टीट्यूशनल केयर। डोमिसिलरी केयर का मतलब क्या हो गया कि बच्चे को जब घर पे रख के केयर किया जाता है, मतलब डिलीवरी जब घर पे हो रहा है उस टाइम में जो डोमिसिलरी केयर बोलते हैं। और इंस्टीट्यूशनल केयर कब होता है, जब हॉस्पिटल में बच्चा पैदा हो रहा है उस टाइम में जो केयर किया जाता है तो उसको कहा जाता है कि इंस्टीट्यूशनल केयर। डोमिसिलरी केयर और इंस्टीट्यूशनल केयर दो तरह का केयर बताया गया है। तो सबकी इस डोमिसिलरी केयर मतलब जो घर पे बच्चा होता है उस टाइम में जो हम लोग केयर करते हैं उसके भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, और इंस्टीट्यूशनल में भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट हैं। डोमिसिलरी केयर में पॉजिटिव पॉइंट्स क्या क्या हैं? डोमिसिलरी में पॉजिटिव पॉइंट्स हैं कि जब घर में बच्चा पैदा होता है तो घर में वो जैसे सास रहती हैं, मम्मी रहती हैं, या नोन लोग रहते हैं, मतलब जो फैमिलियर हैं हम लोग जिनसे, तो वो जो डर वाली बात है वो थोड़ा कम होती है, तो मदर थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं। उसके बाद मैंने कहा था नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन, आप लोग से बोली थी कि नहीं पता नहीं, नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन मतलब हॉस्पिटल से जो इन्फेक्शन हम लोग हो जाती है, बहुत टाइम बोलते हैं ना हॉस्पिटल गया इन्फेक्शन हो गया, जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस बी, ट्यूबरक्लोसिस, इस तरह का जो आपको नॉर्मली नहीं हो रहा, हॉस्पिटल में गए, आपका इम्यूनिटी इस टाइम कम था और आपको वो इन्फेक्शन लग गया, या HIV वाला इंजेक्शन लेने गए, एक का लगा हुआ HIV पॉजिटिव वाला नीडल से आपको इंजेक्शन दे दिए, या हेपेटाइटिस बी वाले पेशेंट से आपको लग गया, या किसी भी तरह की उनका यूज़ किया हुआ स्कैल्पल आपको यूज़ किया गया, या नीडल यूज़ किया गया, तो इस तरह से जो होता है इन्फेक्शन हॉस्पिटल से मिलती है तो उसको कहते हैं नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं। तो घर में जब डिलीवरी होता है चांसेस बिल्कुल नहीं रहता है, नॉर्मल डिलीवरी मतलब उसमें क्या है कि हॉस्पिटल रिलेटेड कोई इन्फेक्शन होने के चांस नहीं रहते हैं। उसके बाद बच्चा होने के बाद माँ
अपने घर का काम भी और बच्चे का देखभाल भी दोनों एक साथ कर पाती हैं। ठीक है, ये हो गया इसके मेरिट्स। लेकिन डी कुछ इसकी भी डीमेरिट्स है। डीमेरिट्स क्या है? डीमेरिट्स क्या है बता सकते हो? नॉर्मल ये जो घर में डिलीवरी हो मैम रहा है, निमोनिया जैसे एक प्राइमरी है जो घर पे जैसे कोई लेडीज़ काम कर रही है पानी वानी में तो ज़्यादा खतरा रहता है निमोनिया का। हाँ मतलब आप डायरेक्ट निमोनिया मत बोलिए। मतलब हो गया कि जब मदर जब घर पे रहती है तो घर का काम बच्चा संभालना, तो मदर को रेस्ट इस तरह से डिलीवरी में इतना ज़्यादा ब्लीडिंग, इतना वीकनेस हो जाता है, उस सबसे से मदर को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलती है और बच्चे का केयर 100 में से मान लो कि कुछ तो बढ़ जाता है, 30 या 40% तो बढ़ जाता है ना, तो वो केयर भी कम हो जाता है। दूसरी बात, अगर किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन अगर हुआ तो हॉस्पिटल में जैसे संग संग हम लोग केयर ले लेते हैं, यहाँ पर क्या है आपको वो केयर नहीं मिलता है। ठीक है, आपको वो केयर नहीं मिलता है। वो आपको ले जाते बहुत टाइम होता है कि डेथ हो जाए। वहाँ पर क्या होता है, अभी देख रहे हैं कि अचानक से पता चला कि अरे बच्चे का कॉर्ड मतलब गले में फंसा हुआ है। संग संग क्या होता है कि हाँ एक चलो सीजर करना है, सीजर का, लेकिन यहाँ पर कब तक डिलीवरी हो रहा है, तब तक ले जाते तो बच्चा का डेथ हो गया, मदर भी कभी कभी मर जाती है, तो इस तरह का हो जाता है। उसके बाद बताया जा रहा है कि साथ ही इसके बाद बता रहा है कि डिलीवरी यहाँ पर जैसे आपके घर में डिलीवरी होती है तो घर में डिलीवरी आपकी ट्रेन दाई या इस तरह के लोग या घर वाले करते हैं। यहाँ आपको एक डॉक्टर कर रहा है, तो उसमें एक अलग सा फ़र्क होता है जो कि आपको मतलब वो फैसिलिटी आपको घर वाले में नहीं मिलेगी। चलो यहाँ तक मैं बोलती हूँ क्योंकि ऑलरेडी 58 हो रहा है और प्लस मुझे अभी थोड़ा सा अटेंडेंस भी लेना है। 2 मिनट, हाँ मैं रजिस्टर अपने कमरे से लेके आती हूँ।